ओके। आपका परिचय मैं फिर से देना चाहूंगी। आपको एक किताबी कीड़ा के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। कैरियर के रूप में बचपन के कथा लेखन के अपने जुनून को जारी रखने के लिए आपने बिजनेस वुमन होने के अपने अवतार को त्याग दिया। घर के किसी कोने, लाइब्रेरी या कैफे में अपने लैपटॉप या किताब के साथ आप मस्त रहती हैं। रिश्ते, नाते, भावनात्मक जरूरतें और जीवन के नाटक का निर्माण करने वाली विभिन्न धारणाएं और कहानियों में पिरोना पसंद करती है। आप भ्रमण को अपने दिमाग को खोलने वाला चीज समझती है और जीवन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। मैं ये मानती हूँ कि भ्रमण हमारे दिमाग को, हमारे विचार को कितना खोल सकते हैं। आपकी ज्यादातर लघु कहानियां प्रसिद्ध पत्रिकाएं जैसे विमेन्स एरा, अलाइव और एयरपोर्ट इंडिया इंडिया में छप चुकी हैं। आपका पहला उपन्यास का नाम है द लिप, जो कि काफी पसंद किया गया है। अर्बन क्रॉनिकल्स श्रृंखला ग्राफिक लघु कहानियों का एक संग्रह है। आपकी पुस्तक जो है, कॉमिक बुक की विशिष्ट शैलियों के विपरीत यह श्रृंखला शहरी जीवन की खट्टी मीठी कहानियों का एक संकलन है। शहरी पर्यावरण का बुनियादी ढांचा हमेशा एक पहेली का विषय रहा है। अक्सर नगरवासियों पर ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों से भागने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन क्या यह सच है? क्या एक महानगरीय जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से रहित है? आपकी कहानियां उपरोक्त प्रश्नों का पता लगाने का एक विनम्र प्रयास है, जो पाठ और छवि की कल्पनाशीलता के माध्यम से इस अलग और खंडित वास्तविकता का अन्वेषण करते हैं। नीता जी, आपको आपकी पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूंगी कि हम साथ साथ आपकी पुस्तक का अनावरण करें। आपको और आपके लेखन कार्य को आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं चाहूंगी कि ये सचित्र पुस्तकें भविष्य में और कई पुस्तकें हमारे बीच में आप रखें और हमें इस सचित्र कथाओं का आनंद देती रहे। इस पुस्तक का इस पुस्तक के पब्लिशर है TGIBT, द ग्रेट इंडियन बुक टूर। मैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और नीता जी, अब आज के कार्यक्रम का दौर मैं आपको सौंपती हूँ। शब्द और चित्र मिलकर अपनी बात कह सके, ये एक नायाब प्रयोग बहुत पहले ही आरंभ हो चुका है और शब्द चित्र के माध्यम से अभिव्यक्ति एक नया फ्लेयर प्राप्त कर चुका है। इसी विधा को एक नए स्वरूप में ले आने का प्रयास यह पुस्तक है। शब्द एवं चित्र दोनों का एक दूसरे को व्यवस्थित करने के साथ अपने विचारों को और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक नया आयाम और बहुत ही सार्थक प्रयास है। आपकी पुस्तक चित्रण एवं लेखन का अद्भुत संगम है। आपकी पहली कहानी है बालकनी। जी, मैं विशेष रूप से आपका और आपके परिवार जनों का शुक्रिया करना चाहूंगी, जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया इस पुस्तक, सचित्र पुस्तक लिखने के लिए। और हमारे घर का एक हिस्सा होता है बालकनी। आपने लिखा है कि यही एक घर का हिस्सा है जहां आप अपने नजरिए से दुनिया देख सकते हैं। आप इस विषय पर कुछ प्रकाश कीजिए कि आपको ये विचार कैसे आया। नीता जी, सबसे पहले तो मैं अहमदाबाद बुक क्लब को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पुस्तक के विमोचन का अवसर दिया आपके प्लेटफॉर्म पे। आपने जैसा कहा कि बालकनी, मुझे हमेशा से ही, बचपन से ही बालकनी बहुत पसंद रही है। और मैं जब एकदम छोटी थी तो हमारे घर पे नहीं थी बालकनी,
लेकिन मैंने हमेशा ही चाहा कि मेरे घर पे बालकनी हो, और अब मेरे घर पे है बालकनी। मैं अगर किसी और के भी बिल्कुल। घर जाती थी, तो मैं अगर वहाँ बालकनी होती थी, तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती थी, और मुझे वहाँ से खड़े होकर टुकुर-टुकुर चीज़ों को, गाड़ियों को आते-जाते देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और शायद जी, कहीं न कहीं मेरे मन में कहानी लेखन की जो प्रेरणा है, वो वहीं से आई, क्योंकि मैं जब खड़ी-खड़ी देखती थी लोगों को, समझ लीजिए मैं किसी को देखा कि कोई 2 लोग बात कर रहे हैं या जा रहे बिल्कुल। हैं, या कोई महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी है। वहाँ खड़े-खड़े मैं थोड़ा-थोड़ा सोचने लगती थी, अच्छा ये कहाँ रहते होंगे? इनका जीवन का बैकग्राउंड क्या होगा? वो क्या सोच रहे हैं इस वक़्त? वो कहाँ जा रहे हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें मैं बालकनी बिल्कुल। में खड़ी-खड़ी बहुत सोचा करती थी। तो हो सकता है कहीं न कहीं इस कहानी को लिखने के लिए मेरे मन में वो बात अभी बड़े बड़े होने के बाद भी आई, कि किस तरह से बालकनी से हम खड़े-खड़े सारी दुनिया को अपने नज़रिए से देख सकते हैं। देख सकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अ, आपने जो वर्णन किया है, आपकी बालकनी के सामने में एक छोटा-सा घर था और आपको वो घर थोड़ा आपके जो सामने व्यू आता है, उसमें कुछ अड़चन रूप लगता है और आप अपने यानी मतलब जो पात्र है आपकी कहानी का, वो कहते हैं अपने हस्बैंड से कि इतना सुंदर नज़ारा है और ये घर है, वो कुछ जमता नहीं है इस और आपके जो पात्र है, उसके जो कहानी के पात्र हैं, उनके बेटे कहते हैं कि मम्मी यह आपका ड्राइंग रूम नहीं है, भगवान का है, इसलिए कृपया इन्हें भगवान को ही फैसला करने दीजिए। और ये एक जो छोटी-सी बात है, वो हमारे पर्यावरण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि एक छोटा बच्चा जानता है, आज हमने सारे पर्यावरण को बिगाड़ के रख दिया है। और आप उस घर के अंदर जो चहल-पहल होती है, वो जो कहानी की जो नायिका है, वो अपने नज़रिए से देखती है कि एक सास है, एक बहू है, एक बेटा है, एक बच्चा है और वो उनके रिश्ते को बड़ा क्रिटिसाइज़ करती है। फिर वो जी। प्रयत्न करती है उनको समझने का और आपने इस कहानी में जो एक सर्वधर्म समभाव की भावना जो हमारे यहाँ आज लुप्त हो रही है, हिंदू-मुसलमान, तो वो नारी क्या कर सकती है, नारी बिछड़ के, नारी दुःख पाकर भी क्या कर सकती है, इसका आपने बहुत छोटे, बहुत कम शब्दों में इतना अच्छा वर्णन किया है कि जो सामने जो घर में रहते हैं, आपके मन में ये है कि वो बहू है, सास है, बच्चा है और सास उसको प्रताड़ित कर रही है, सारा दिन काम करवा रही है। जब नायिका ये जानने का प्रयास करती है, तब उसको पता लगता है कि दुनिया में या हमारे देश में ऐसी महिलाएँ भी हैं कि जिनका कोई भी किसी से कुछ रिश्ता नहीं है, जो दंगे के समय बहुत ही प्रताड़ित हुई थी और वो दोनों महिलाएँ एक-दूसरे को सँभाल रही हैं और छोटे से बच्चे को सँभाल रही हैं। तो ये चीज़ आपके जीवन में कहीं किसी के साथ कुछ घटना घटी है या आपने इसको कहाँ से लिया है? कि एक महिला हिंदू है, एक महिला मुस्लिम है और बच्चा किस नाती का है, जाति का है वो हमें पता नहीं है। तीनों एक-दूसरे को सँभाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है। मगर जी। हम हर वक़्त ही इन इन इस तरह की चीज़ों को अखबार में हुँ, पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं, दूसरी कहानियों में भी हमने देखा है, और हम जानते हैं कि ऐसा कुछ होता बिल्कुल। है। तो हुँ, मेरी इस कहानी का यही, मेरी ज़्यादातर कहानियाँ महिलाओं से रिलेटेड ही रहती है, क्योंकि हुँ, मैं ऐसा समझती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, तो शायद मैं सबसे नज़दीक से एक दूसरी महिला के दर्द को ज़्यादा सही ढंग से समझ सकती हूँ, चाहे उसका दर्द हो, खुशी हो, चाहे उसकी मन की कोई भी तरह की भावना हो। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल। कि मैं ज़्यादा अच्छा समझ सकती हूँ, और जी। मैंने हमेशा ही पाया है कि ज़्यादातर अगर आप मूवीज़ देखें, फ़िल्म देखें या देखें, तो हम ये पुरुष प्रधान देश है, या समझ लीजिए दुनिया भी है अभी भी काफ़ी हद तक। तो उनकी हुँ, चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से दर्शाया जाता है, और हमारी चीज़ें थोड़ी-सी पीछे कहीं न कहीं रह जाती हैं। हुँ, तो मेरे हुँ, मन में हमेशा ही थी कि मैं इसे ही ज़्यादा सामने लाऊँ। और बिल्कुल। मैं एक चीज़ और नीता हुँ, जी बोलना चाहूँगी कि मैंने, लेकिन इसके हुँ, बावजूद मेरे मन हुँ, में ये जो एक इंग्लिश में वर्ड है फेमिनिज़्म, इसको जी। मैंने बहुत अलग तरीके से देखा है और महसूस किया है। हुँ, मेरे हुँ, हिसाब से ये ऐसा नहीं है कि अगर हुँ, हम हम औरतों का अगर स्थान दुनिया में या कहीं भी समाज में
अगर नीचे है, पीछे है या किसी भी तरह से हम प्रताड़ित हैं, मैं ये कभी भी नहीं मानती कि इसके लिए पुरुष दायी है। मैंने हमेशा ही ये महसूस किया है कि हम ही इसके लिए उत्तरदायित्व हैं। हमारे अंदर ही कहीं न कहीं छोटी-बड़ी कुछ चीज़ें हैं, जिनको हल्का-सा हम अगर बदल दें सोचने के तरीके को, बिल्कुल तो हम समाज में अपना स्थान खुद ही बदल सकते हैं, हमें किसी दूसरे की सहारे की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल कहानी में भी, बालकनी में भी मैंने कहीं न कहीं ये जताने की कोशिश की है कि वो तीनों ही किस तरीके से उन्हें किसी पुरुष की ज़रूरत नहीं पड़ी और जरूरत नहीं। वो अपने ही आपस में उन लोगों ने चीज़ों को सँभाला और अपनी ज़िंदगी को एक नया रूप दिया। बिल्कुल। नीता जी, आपकी जो दूसरी कहानी है खुशबू, जैसे आपने कहा कि स्त्री को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तो कहीं ऐसा भी है कि शायद स्त्रियों के मन में जो संशय है अपने पति के लिए या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए, स्त्रियों के लिए, तो ये भी एक समाज के और परिवार के टूटने का कारण है। अगर स्त्री उस संशय का कारण नहीं ढूंढ पाती है, तो आज हम देख रहे हैं कि समाज में हमारे कई घर टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं। इसको आपने बड़ी बखूबी एक खुशबू नाम देकर इसका वर्णन किया है। हालांकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसमें जो खुशबू आती है अपने पति के शर्ट से, तो वो नहीं चाहती कि किसकी खुशबू है, किसने गिफ्ट किया है आपको। और इस कहानी के अंत में वो एक निष्कर्ष पर आती है कि जब शाम को पति घर लौटता है, तो बिना किसी खुशबू की वजह वो अपने पति के पसीने की खुशबू ही ज्यादा चाहेगी। ये तो ठीक है कि वो उसका निष्कर्ष निकल चुका, उसको पता चल चुका कि ये खुशबू किस चीज की है। वो अपने वॉशिंग पाउडर की खुशबू थी जो अपनी बाई से नहीं पहचान पाई थी, वो कपड़े में डालती थी, उसको नहीं पता था। अगर वो पता नहीं चलता कई दिनों तक, तो शायद उसके मन में कई संशय होते रहते और शायद रिश्ते में कुछ तनाव आ जाता। लेकिन बाद में दोनों हस्बैंड वाइफ बिल्कुल हंसते हैं और उसको बंद करते हैं। तो ये चीज भी आपने बहुत, अपनी दूसरी जो कहानी है उसमें बड़ी बखूबी से आपने चित्र के साथ में वर्णन किया है। एक छोटे छोटे डायलॉग्स में पूरे जीवन की कहानी उसमें आपने निचोड़ कर रख दिया है। इसके बारे में आप कुछ बताइए। जी, ये जो है कि हम शक करते हैं, तो बिल्कुल ये एक नारी का, ये पुरुष में भी होता है, मगर शायद कहीं न कहीं हम में ये थोड़ा ज़्यादा है और बिल्कुल ये कई बार काफ़ी मीठी नोक-झोंक में भी बदल जाती है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हस्बैंड को लेके ही, हम और काफ़ी दूसरी चीज़ों को लेके भी ये चीज़ करते हैं। एक सास जी भी अगर बिल्कुल खुद से किसी अपनी बहू को किसी और से बात करते देखे तो उसे भी लग सकता है कि हो ना हो ये हमारे ही बारे में बात कर रही है। तो ये बिल्कुल। बहुत कॉमन है और हाँ मैं ये इस पे ये नहीं बोलना चाहूँगी कि ये सही है कि गलत है। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि शक जो चीज़ है, अगर उसको ज़्यादा ना खींचा जाए तो ही वो सही है। क्योंकि इसका कोई मतलब अंत में ये जाके कई बार गलतफ़हमियों को की तरफ ले जाता है इंसान को। तो बेहतर है कि हम या तो हम इसका पता कर लें या हम ये समझने की कोशिश करें कि इससे हमें कोई ख़ास फ़ायदा है या नहीं है और हम इसको बिल्कुल। आगे ज़्यादा ना बढ़ाएँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बात पे मैं आज ये कहना चाहूंगी कि हमने जो आज हम समाज में देख रहे हैं कि आज शादी हुई और साल भर के बाद में ये शादियां टूट जाती हैं। तो आज जी। जो स्त्रियां हैं उनका जो सहन शक्ति है, जिसको सहनशीलता कहते हैं, वो बिना किसी वजह के कम होती जा रही है। इसका कुछ कारण आप बता सकती हैं? आप इतनी अच्छी लेखिका हैं और आप इतना जो मनोभावना है आपकी स्त्रियों के प्रति, तो ये कैसा कारण है कि आज किसी में पावर ऑफ टॉलरेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में। अगर इसके हम लिए स्त्रियों की हाँ, बात करें नीता जी, देखिए मैं हुँ, ऐसा मानती हूँ कि किसी भी चीज़ या किसी भी इंसान के
जब एक सोच में एक बड़े तौर पे परिवर्तन आता है, एक या दो इंसान नहीं, एक हम जब बहुत सारे इंसानों की या समझ लीजिए पूरी दुनिया की औरतों की बात करते हैं, तो अगर उसमें कोई बदलाव आया है तो उसके पीछे बहुत पीछे जाने की जरूरत है। कोई भी बदलाव ऐसे ही तुरंत नहीं आ जाता है। बिल्कुल। मेरा मानना है कि आज की स्त्रियों का जो ये जो आप कह रही कि सहनशीलता कम हो गई है या ज्यादा प्रकाशित कर रहे हैं वो अपने शोक को, इसका मेरे हिसाब से ये वजह है कि बहुत सालों तक हम नहीं बोले, हमने बहुत बिल्कुल। सालों तक सहन किया, और जब हमने सहन किया तब इसका बहुत गलत फायदा उठाया गया, और तब ये नहीं सोचा गया कि अच्छा ठीक है, ये अगर सहन कर रही है तो ये अच्छी बात है और हम ध्यान रखें, उसका भी ख्याल रखें। उसका बिल्कुल। बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ और लोगों ने सोचा अगर ये सहन कर रही है तो इसे और सहन कराया जाए। ये चीज बिल्कुल। बहुत साल तक बहुत माओ ने भुगता, और हम्म। शायद जब ये घड़ा भर गया तब वो हम्म। स्थिति आई जब अपने बच्चों के लिए उन्होंने सोचा कि ये मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं और होना जब वो चाहिए। सोचा तो उन्होंने जब लड़कियों को बड़ा किया तो कहीं ना कहीं बच्चों ने भी देखा कि माँ ऐसा सहन कर रही है, या माँ ने भी बोला कि बेटा तुम मत करना। अब वो जब बिल्कुल। निकला तो एक होता है ना कि आपने अगर किसी चीज को इतना ठूस के भर दिया है तब वो आराम से नहीं निकलेगा, तब वो हड़बड़ा बिल्कुल। के और बहुत ही बुरी तरीके से निकलेगा। तो मेरा बिल्कुल। मानना है कि ये एक परिवर्तन का काल है जहां पर एक बार ये थोड़ा अति होगा, बिल्कुल। लेकिन ये अति आगे जाके ऐसा नहीं है कि हम्म। सब कुछ बर्बाद कर देगी, ऐसा हमको लगता है, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं बिल्कुल। है। शायद ये अति कहीं ना कहीं मजबूर करेगी बाकी लोगों को ये समझने में कि नहीं, हम ये अब नहीं कर सकते इनके साथ, नहीं कर। कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमें भी ये बदलना होगा। और जब वो भी बिल्कुल। बदलेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो परेशानी है, ये जो चंचलता है नारी के मन में आज, वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। शांत हो जाएगी। आज भी मैं देखती हूँ नीता जी, कई परिवारों में पढ़ी लिखी बहुएं लाते हैं, जैसा आपने अपनी पहली स्टोरी में लिखा है कि परिवार चाहता है कि पढ़ी लिखी बहू आए। उसको कई सपने दिखाए जाते हैं कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे, आप जिस तरह से चाहोगे वैसा रहेंगे। लेकिन जैसे भी वो शादी करके आती है तो उसकी स्वतंत्रता के ऊपर एकदम बंधन आ जाते हैं। उसका मकसद रह जाता है बस घर के परिवारजनों को खुश करना। ये मैंने आज भी ऐसे कई परिवार देखे हैं। बिल्कुल। स्त्री घुट के रह जाती है, उसके अंदर कई भावनाएं उमड़ती रहती है लिखने के लिए। वो जैसे कलम चलाना चाहती है, उसके हाथ में से कलम इस तरह से ले ली जाती है कि वो फिर सिर्फ वो कलछुई में ही घुस जाती है। और कितनी नारियों की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ किचन में ही दबी रह जाती हैं। वो बिल्कुल। चाहती तो है कि वो लिखे, मगर उसके अंदर इतने सारे जो विचार है, वो किचन से आते आते ड्राइंग रूम तक अगर वो पेन और नोटबुक लेती है, उसके बीच में जो उसने एक क्रिएटिव थॉट आता है कि मैं ये लिख डालूं, वो कब चला जाता है। रुक जाता डोरबेल बजती है, कोई धोबी आ जाता है, बिल्कुल। बाई आ जाती है, और उसकी कविता बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाती है। उसका मूड चला जाता है, वो लिख नहीं पाती है, और ऐसे कई साल चले जाते हैं। अगर उसको कोई प्रोत्साहन ना मिले तो हमारे समाज से कई कवियत्रियां, लेखिकाएं, जो बहुत अच्छी चित्रकार भी है, बहुत अच्छी डांसर है, वो सिर्फ घुटके ही रह जाती है। आज भी समाज में मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं कि मायके से कोई आता है तो वो किचन से बाहर नहीं आ सकती है। अगर कोई पुरुष है तो, महिला है तो अंदर जा सकती। इस चीज को, जैसे आपने कहा कि नारी ने बहुत कहा है, तो ये बहुत जरूरी भी है। सही बात है। दूसरी तरफ आपने ये जो आपकी कहानी का, पुस्तक का टाइटल है अर्बन क्रॉनिकल्स, उसमें आपने जैसे एक आधुनिक महिला वर्ग का भी जो चित्रण किया है, श्रीमती रामचंद्रन, गोटिक ब्रेवर ग्रुप, बहुत ही सुंदर है ये कहानी भी। और सही में आज नारियों के पास कितनी शक्ति है, कितनी टैलेंट है, लेकिन शायद उनको टैलेंट को बाहर निकालने की जरूरत नहीं महसूस होती, या निकालना नहीं चाहती। इतना समय है उनके पास, सब कुछ है,
मगर वो अपनी ये जो जिसको हम कह सकते हैं कि एक गॉसिप में या व्यर्थ समय बहुत बर्बाद करती है, इन चीजों के बजाय वो कुछ क्रिएटिव करे, समाज को कुछ दे। जो महिला एक उनके सोसाइटी में जो तीसरी स्टोरी में है वो आती है, बहुत ही आधुनिक महिला है, उसका जो एक ही वाक्य है कि मुझे लगता है मापी मिसेस रामचंद्रन जीवीजी ग्रुप यानी गॉसिप गिवर ग्रुप में अपना वक्त जाया ना कर अपने नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल किसी बेहतर काम के लिए कर सकती थी। इस स्टोरी में जो आपने लिखा है, ये जो स्टोरी है, मैं कहती हूँ कि जो अभी 1 साल से कोरोना काल गया है, कई महिलाओं ने घर बैठे इतने अच्छे क्रिएटिव काम किए हैं, इतने अच्छे लेखन किए हैं, इतने अच्छे चित्र बनाए हैं। शायद ये महिलाएं बिना कोरोना की वजह से भी ये सब कर सकती है। इसके ऊपर आप कुछ कहिए। देखिए, गॉसिप करना बहुत ही स्वाभाविक नेचर है इंसान का, और बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है अगर वो हद पार ना करे। मेरा बिल्कुल। मानना है कि जब आपने जैसे कहा कि सारे महिलाओं में कुछ ना कुछ टैलेंट है, लेकिन जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि इन महिलाओं के टैलेंट को बाहर आने नहीं दिया जाता। कई बार उन्हें हम्म। कहा जाता है कि नहीं, ये घर की चार दीवारी ही तुम्हारी जगह है और तुम्हें यही करना है जो करना है, ये खाना हम्म बनाना, ये वो। अब मान लीजिए कि आपने जैसे कहा कि हम्म, किचन से बाहर आते आते, कलछी चलाते चलाते, उसकी जो भावनाएं मन में आई कविता की, वो गायब हो गई। अब बिल्कुल। इस स्थिति में उस महिला के पास अपने मन की बात निकालने का कोई और चारा नहीं होता, सिवाय कि हम्म। जब वो क्रिएटिवली अपनी चीजों को बाहर नहीं निकाल पा रही है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जो आपके बहुत अंदर सही। कीड़े की तरह होती है, और उसको बिल्कुल बाहर निकलने का छटपटापन उसमें आता है। तो वो क्या तो बिल्कुल। आप लिख के या कोई अच्छी चीज बना के वो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत बड़ा नेतृत्व कर रही हैं, बड़े बड़े ऑफिस में, इंदिरा नूई है पेप्सी की, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल। और हैं। तो ये सब एक आउटलेट है जिसके थ्रू आप अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल रही हैं। अगर आप हम्म। अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालती हैं तो बहुत तरह का साइकोलॉजिकल इशू आता है आपको, लेकिन हम्म। निकालना है कुछ ना कुछ। आपके अंदर जो द्वेष भर बिल्कुल गया, जो निराशा भर गई, जो सैडनेस बिल्कुल। भर गया, आप उसको किसी ना किसी तरह से तो निकालेंगे। तब ये इस तरह हाँ के ग्रुप बनते हैं जहां पर महिलाएं इस तरीके से अपनी भावनाओं को निकालती हैं। वहां जी। वो जब दूसरी महिला को देखती है जो सक्सेसफुली चला पा रही है अपना जीवन, जिनके हस्बैंड ने या ससुराल वालों ने या बाकी और लोगों ने उनका हेल्प किया, तो उनके मन हम्म। में इस जलन का आना बहुत ही स्वाभाविक है। हम एक बिल्कुल। सम्मिलित भाव से इनको एकदम से नकार नहीं सकते कि अरे वो अगर गॉसिप कर रही है तो वो खराब कर रही है। हमें ये समझना होगा बिल्कुल। कि अगर वो ये हम्म कर रही है तो वो क्यों कर रही है। अगर हम्म यही महिलाओं को अगर आप किसी एक क्रिएटिव कार्य या किसी और कार्य की तरफ मोड़ दे जहां एक उनको हम्म सार्थकता मिले जिंदगी में, तो यही हम्म महिलाएं गॉसिप करना या जलन हम्म, जलन से अपने आप को मैंने जड़ित करना छोड़ देंगी। मेरा ये मानना बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। आपने जैसे कहा है कि आपको लेखन पसंद है, पढ़ना पसंद है बालकनी में, तो आपको इसके लिए कितना समय मिलता है और आपको कितनी हेल्प मिलती है? सभी महिलाएं चाहती हैं कि वो लिखे। जैसे एक हमारे वेद में है कि वाचस्पति मिश्र का नाम हमने सुना है, जिन्होंने एक सर्जन कार्य में अपनी पत्नी के जो पत्नी थी उनकी, शायद 30 साल तक उन्हें पता नहीं था कि ये मेरी पत्नी है। वो लिखते रहते थे और उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि मेरे ये लेखन कार्य में मुझे किसी का कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। उनकी माँ ने उनकी पत्नी को बुला लिया। उनकी पत्नी रोज रात को जब अंधेरा होता था तो दिया रख देती थी। एक दिन जब दिया बुझ गया और वो रखने के लिए आई दिया दूसरा, तब उन्होंने देखा कि कोई स्त्री है और उन्होंने पूछा कि आप कौन है। तब वो कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तब उनका लेखन कार्य करीब करीब पूरा होने को आया था और उन्होंने कहा कि मेरा आप कौन है और आपका नाम क्या है? उसने कहा मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम भामती है। और उन्होंने अपने ग्रंथ का नाम भामती रख दिया। अक्सर महिलाएं देखी जाती है कि जब पुरुष कोई भी सृजन कार्य करता है तो महिलाएं बहुत
उसे प्रोत्साहित करती है, सहायता देती है, अपना सब कुछ छोड़ देती है। तो महिलाओं को पुरुष कहाँ तक मदद कर सकता है? आपको कहाँ तक मदद मिलती है? अगर आप सिर्फ लिखना चाहे कि मुझे आज सारा दिन लिखना ही है, मुझे 1 महीने तक लिखना ही है, तो आप इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि जी। मेरे पति इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हम्म, इसके लिए लिखना कितना ज़रूरी है। क्योंकि हम्म, मेरे अंदर ये कीड़ा इस तरीके से समाया हुआ है कि अगर मैं किसी दिन 1 या 2 घंटा ना इसके प्रति समर्पित करूँ, लिखना या हम्म, पढ़ने के प्रति, तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। और वो मेरी परेशानी झलकती है और लोग मतलब घर पे सब समझ जाते हैं कि कुछ तो बात है। बिल्कुल। वो मेरे हस्बैंड ने समझा है और वो काफ़ी केयर करते हैं इस बात की। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि भारत का जो कल्चर सिस्टम है, हम्म, समझने के बावजूद भी उन वो ये एक्सपेक्ट करना कि वो रोज़ मुझे मतलब मैं अपना सारा कुछ कर पाऊँ, उसके लिए वो घर पे तो देखिए बैठ नहीं सकते। ठीक है, हम्म, मैं समझती हूँ कि बाहर के कल्चर में ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैंने बहुत माना उसमें भी कम है मगर मैंने सुना है कि वो अपने करियर को थोड़ा इधर-उधर कर देते हैं कि ताकि बीवी अपना करियर कर सके। मगर मेरे ख्याल हम्म, से भारत में अभी वो दिन आने में बहुत देर है। मेरे पति सब कुछ बिल्कुल। समझते हैं और मेरी यथासंभव उनकी यथासंभव वो हम्म, कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जी। भी घर की बाकी चीज़ें की ज़िम्मेदारी मेरी होती है और हम्म, बच्चे की भी ज़िम्मेदारी सब कुछ है। लेकिन यहाँ मैं ये बिल्कुल। कहना चाहूँगी कि 2 चीज़ है जो हम्म, महिला आज के दिन कोशिश कर सकती है सौहार्दपूर्ण से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको इसके लिए चीख-चिल्ला के लड़ने की ज़रूरत है। 2 चीज़ बिल्कुल, करना बहुत ज़रूरी है, वो है एक आपको ना बोलना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, हर बिल्कुल महिला सही बात। को सही जगह पे समझ के हम्म, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप वहाँ भी ना बोल बैठे तो वो बहुत मामला बिगड़ जाएगा। मगर बहुत सारी बिल्कुल, छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ शायद हम ना बोले तो चल जाएगा। हमारा एक बिल्कुल। आदत हो गया है हमारे कल्चर से कि हमको हमेशा ही इस छोटे से ही कहीं हम्म, से पता नहीं कैसे ये दिमाग में भर दिया जाता है कि हमको कुछ भी काम बोला जाए तो हमको वो हाँ ही बोलना है। हाँ ही बोलना है। मुख्यतः शादी होने के बाद, पहले तो हम अपने बात। माँ-बाप को काफ़ी ना बोल ही देते हैं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, हाँ, आज के हाँ, दिन में बिल्कुल। लड़कियाँ ना बोलती है, बट शादी के बाद जैसे ना बोला ही नहीं जाता है। तो ये हम्म, एक मैंने बहुत वक़्त में धीरे-धीरे सीखा। ऐसा नहीं है मैंने भी बिल्कुल। ये गलतियाँ पहले की हैं। लेकिन फिर हम्म, मैंने धीरे-धीरे समझा कि शायद बहुत सारी छोटी चीज़ें मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना बोलने की। हो सकता है कि वो मान ही जाएँ। और तब बड़ा मज़ा आया बिल्कुल। कि जब मैंने देखा कि मैं कुछ चीज़ों को लेके बोलने लगी कि नहीं अगर मैं ये नहीं करूँ तो चल जाएगा क्या? तो बहुत हम्म, सारी चीज़ों के लिए ऐसा हुआ कि हाँ लगा कि नहीं चल जाएगा। अच्छा मैं कर देता हूँ, हम्म, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से ये ना बोलने का जब मैंने शुरू किया तब मुझे थोड़ा वक़्त मिलने लगा। कि हाँ, ठीक है, बिल्कुल, मैं बोल सकती हूँ कि मुझे नहीं जाना है इस पार्टी में या फिर मुझे ये काम अगर आप मेरी जगह थोड़ा-सा प्लीज़ कर दें तो ये ठीक है। बिल्कुल। दूसरा हम्म, ये कि अ, टाइम निकालना पड़ेगा। थोड़ी दिक्कत हाँ, होगी, लेकिन आप पुरुषों में भी ये देखेंगे कि अगर उनको कोई काम करना है शिद्दत के साथ, बिल्कुल। तो वो हम्म, मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको भी बिल्कुल, थाली में सब कुछ परोस के मिल जाता है। मेरे सही को बात। लिखना होता है, मेरा भी घर है जहाँ बेल बजता है और लोग आ जाते हैं और कोई भी आके कुछ भी पूछने लगता है। आज ठीक है, मैं काफ़ी मतलब मेरे पति मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे घर पे नौकर-चाकर भी है काम करने के लिए। हम्म, मगर वो भी आके हम्म, अगर पूछ ले मेरे लिखते-लिखते कि हम्म, क्या करना है, तो मेरी लिखने की श्रृंखला टूट जाएगी। मेरी बच्ची टूट ही जाए। है, वो कभी भी मेरे पास आ सकती है, मैं तो उससे नहीं कह सकती कि तुम मेरे पास ना आओ। लेकिन हम्म, तब मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ। मैं सुबह बिल्कुल, 5:30 बजे उठती हूँ और मैं 5:30 से 7:30 का वक़्त अपने आप को देती हूँ जब सारा घर सोया हुआ होता है। इससे बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है क्योंकि उस हम्म, वक़्त कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नहीं आता। सही तो बात इस है। तरीके से बिल्कुल। हमको समझना होगा कि हम कब निकालें वक़्त। हाँ, एक वक़्त बिल्कुल। होता है जब कोई नहीं रहता है घर पे, ज़्यादा लोग नहीं रहते हाँ, हैं। वो आपको दिन भर में समझना होगा कि कौन-सा वो वक़्त है। ऐसा नहीं है कि सही ऐसा बात नहीं है। होता है, आपको मिल जाएगा वो वक़्त। थोड़ा-सा बिल्कुल, इसको ज़बरदस्ती करने की थोड़ी ज़रूरत है। करनी। बिल्कुल सही बात है। और मैं भी अभी कुछ दिनों से लिखती हूँ, तो जो मैं आप कहते हैं कि जो विचार आता है, हम
कुछ भी काम करते रहते हैं, तो वो मैं उस टाइम पे उसको एक नोटबुक रखती हूँ पास में और बिल्कुल। वो पॉइंट लिख लेती हूँ। बस, ऐसे बस। बहुत सारे ढेरों सारे पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, फिर मैं उसको असेंबल करती हूँ अपने तरीके से। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और हमारे यहाँ जैसे हम सुनते हैं कि जैसे अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में जो लेखक लेखिकाएं हैं, उनको अगर कुछ लिखना है तो गवर्नमेंट उनको फंड प्रोवाइड करती है, उनको एकदम, प्लेस प्रोवाइड करती है। वो एक अच्छी नॉवेल लिखना चाहते हैं किसी थीम पर, एकदम, किसी सब्जेक्ट पर और किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तो वो जगह प्रोवाइड करती है। एकदम। हमारे यहाँ क्या ये व्यवस्था है? अभी तक नहीं, मैंने सुना है कि अभी तक नहीं है। नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए इसकी और वजह से बहुत सारे बिल्कुल। ऐसी लेखिकाएँ हैं, जिनको जी। घर चलाना है अगर, तो हाँ। वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको जॉब करना पड़ेगा और वो लिखने को हाँ। नहीं प्रायोरिटी दे सकती। ये चीज़ जेके बिल्कुल। रोलिंग के साथ हुआ कि जब वो बहुत हाँ। परेशान हुई और डिवोर्स हो गया और 2 बच्चों के साथ वो अकेली थीं, तो उनको जी। ग्रांट मिली और तब हम्म। उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उस ग्रांट से ही उन्होंने बच्चों को भी सँभाला और अपने लिए लिखना किया। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ अभी तो हमारे देश में हम सोच भी नहीं सकते कि इस जी। जगह पे है। हमारे देश में ये सोच नहीं सकते, बल्कि जो आर्ट फील्ड है, जैसे म्यूजिक है, डांसिंग है, राइटिंग है, जैसे नॉवेलिस्ट है, तो समाज में जैसे वो परफॉर्म करते हैं स्टेज के ऊपर, अगर कोई सिंगर है, ऑडियंस में से बैक स्टेज में उनको आकर पूछते हैं कि वाह, आपने गाना तो बहुत अच्छा गाया, मगर आप करते क्या हो, आपकी जॉब क्या है? यानी लेखन को, गाने को, डांस को, नाटक को, स्टेज को हम कोई प्रोफेशन में अभी तक हमारी पब्लिक जो है वो समझती एकदम, नहीं है। एकदम, एकदम, एकदम। ये मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है। बिल्कुल। मेरे साथ भी काफ़ी बार हुआ है और तब मुझे ये कहना पड़ता है कि लाइक मेरे साथ भी काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि तुम क्या करती हो दिन भर? तो मैंने बोला बिल्कुल। मैं पढ़ती हूँ और क्या करूँ? हाँ। मेरा करियर है, मुझे उन्हें समझाना पड़ता है कि ये मेरी हॉबी नहीं है। ये मेरा हाँ। करियर है, इसके प्रति मैं रोज़ मुझे वक़्त देना पड़ता है। तब जाके वो बिल्कुल। समझते हैं, अरे अच्छा, अच्छा, उनको लगता है कि मैं ऐसे कभी-कभार संडे मंडे लिख लेती होंगी और बिल्कुल। उसी से काम चल जाता होगा। सही बात है। और किसी भी आर्ट को या लेखन को हम पैसे के साथ ही उसका मूल्यांकन करते हैं। तुम बिल्कुल। लिखती हो, तुम फेसबुक पर लिखती हो, ट्विटर पर लिखती हो, अच्छा ये लिखने के तुम्हें पैसे मिलते हैं क्या? तो ये भी एक हमारे यहाँ एक बहुत ये जो मानसिकता है कि किसी भी चीज से हमें अगर पैसे मिलते हैं तो भी उसी की वैल्यू रहती है। तो इस हाँ, चीज को ये बड़ी दुखद दुखद बात है दुखद क्योंकि बात है। भारत का इतिहास बहुत ज़्यादा रहा है आर्ट की प्रति और लेकिन बिल्कुल। शायद बीच में कहीं हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशंस में इतने फँस गए हैं कि अब धीरे-धीरे बिल्कुल। ये थोड़ा-सा खोने लग गया है। आशा है कि हाँ। फ्यूचर में इसका एक अच्छा रूप हमें देखने को मिलेगा। हाँ, अभी कुछ बहुत अवेयरनेस आने लगी है सभी जगह कि जो हम हमारे समाज में एक जो मानसिकता है कि पढ़ाई में, जैसे स्टडीज में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, बस ये 3 सब्जेक्ट हैं। हम कहीं विदेश में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो प्लम्बिंग में भी जा रहा है, वो गार्डनिंग में भी जाना जा रहा है, वो एनिमल्स के लिए भी वो कोर्स कर रहा है। एकदम, सभी एकदम। फील्ड में उसके लिए जगह है। हम ये नहीं सोच सकते हैं। और अगर हम सोचे कि हम राइटर बनते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हमें नॉवेल लिखना है, हम इसमें प्रोफेशन वर्क करना चाहते हैं, तो ये हमारे परिवार के लोग, ये समाज के लोग ही बहुत देर से, अगर तुम्हारी बहुत सारी बुक छपी और वो तब आप बेस्ट सेलर बन गई, तब कहीं जाकर आप ये हमको एक्सेप्ट करते कि हाँ, आप लेखिका है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। मगर हम अगर हमारे कुछ अच्छे विचारों को रखें तो ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि भाई हाँ ठीक है, आप अपना टाइम पास करने के लिए लिख रहे हैं। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही। और नीता जी, आपके लेखन में मैंने देखा कि एक जो बंगाली शब्द है, आप कलकत्ता से है, तो ये आप जैसे लुची, बोदी, ये सब का भी प्रयोग हमें बहुत अच्छा लगा कि शायद हिंदी आपका जो वर्षन है वो पढ़ने वालों को भी पता लगेगा कि आप कलकत्ता से है, आप बंगाली है। नहीं, मैं बंगाली नहीं तो हूँ। आप अ, बंगाली नहीं है?
अच्छा। नहीं, मैं बंगाली नहीं हूँ, मैं जी, जी, मारवाड़ी जी। हूँ। अच्छा, और अच्छा। हाँ, लेकिन चूँकि मैं कलकत्ता में पली-बड़ी हुई हूँ, जन्मी भी यहीं हूँ बिल्कुल, वेस्ट बंगाल में। तो ऑब्वियसली बिल्कुल। ये जो कल्चर है मेरे अंदर काफ़ी है और मैं बहुत ही प्यार करती हूँ इस कल्चर को। ये मुझे बहुत ही बिल्कुल, पसंदीदा है, इनका खान-पान और आर्ट और सब कुछ। मैंने ब बिल्कुल, बिल्कुल। बंगाली मेरे को पढ़ना भी आता था। अब तो थोड़ा अच्छा, प्रैक्टिस छूट गया है, लेकिन जैसे शरत चंद्र बंदोपाध्याय ये मेरे बहुत ही प्रिय लेखक हैं और बिल्कुल। मुझे काफ़ी इसीलिए मेरे लेखनी में कहीं न कहीं आपको बंगाल और बंगाल की चीज़ें नज़र आएँगी। जी, जी, जी और बहुत प्रशंसनीय भी है। हाँ, और मुझे ये जानना है कि ये जो आपकी पुस्तक है, तो इसके बाद में और आपके लेखन कार्य में और आगे क्या आ रहा है? हाँ, ये जो ये है ये एक श्रृंखला के रूप में मैंने शुरू की है अर्बन क्रॉनिकल्स। तो चूँकि ये जी, श्रृंखला है तो ये पहली आई है 1 इसके बाद 2, हाँ, 3, 4 आती जाएगी और मैं अच्छा, कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी-जल्दी आ सके। अभी तो फिलहाल पैंडेमिक के कारण काफ़ी लेट हो गया और ये 1 साल से ज़्यादा हो गया पहला आए हुए। लेकिन अप्रैल जी, में इंग्लिश वाली जो अंग्रेजी की जो वर्ज़न है वो अप्रैल में आना चाहिए और फिर अच्छा, उसके पीछे-पीछे ही मैं फिर उसका ट्रांसलेशन करके मैं उसको मेरे ख़्याल से 1-2 महीने बाद मई जून तक हिंदी वाली भी द्वितीय आ जाएगी। और इस तरीके से आशा करती हूँ कि ये आती जाए और लोगों को इतनी अच्छी लगे कि लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट का इंतज़ार करते बिल्कुल। रहें। जी, जी, बिल्कुल। जैसे ये अर्बन क्रॉनिकल्स हमने शहरी महिलाओं के ऊपर आपने लिखा है, तो आप रूरल क्रॉनिकल्स भी क्या सोच रही हैं कि क्योंकि हमारे पास गाँव में भी इतनी कहानियाँ पड़ी हैं, गाँव की महिलाएँ भी किस परिस्थिति से जूझ रही हैं, झूम रही हैं, तो इसके बारे में आप कुछ सोच रही हैं क्या? देखिए मैं ऐसा समझती हूँ कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखने के लिए आपको उसका हाँ, बहुत डीप नॉलेज होना ज़रूरी है। बिल्कुल। बाहर तौर से तो मैं जानती हूँ कि वो किस चीज़ से जूझ रही हैं, लेकिन शायद हुँ, अभी भी मेरे इतनी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं उनके हुँ, अंतर्मन की भावना को सही रूप से जान पाऊँ। क्योंकि मैं खुद शहर हुँ, पे रहती हूँ, मेरे लिए आसान है बिल्कुल, कि मैं यहाँ की महिलाओं के लिए लिख पाऊँ। अगर मुझे फ्यूचर बिल्कुल। में कभी लगा कि मुझे लिखना है, तो शायद अगर हुँ, मुझे ज़िंदगी ने ऐसा मौका दिया कि मैं उनके पास जाके खड़ी रह सकूँ या उनके साथ हुँ, कुछ पल बिताऊँ, तब शायद मैं जान पाऊँगी और मैं सोच पाऊँगी। फिलहाल तो मेरे पास देखिए महिलाएँ चाहे रूरल की हो, अर्बन की हो, हुँ, ऊपरी तौर पे एक डिफरेंस होने के बावजूद अंदर हुँ, के तौर पे महिला महिला है। उनकी महिला बहुत है। सारी भावनाएँ कॉमन हैं और बिल्कुल। मतलब ये चीज़ आप देखेंगी कि चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो, उनकी जो हुँ, अंदर की जो फीलिंग्स है, वो हुँ, मतलब प्रायतः सेम होती है। तो हुँ, इसीलिए अभी तक तो मैं शहर की महिलाओं की ही चीज़ों को लिखने की सोच रखी है। देखते हैं हुँ, फ्यूचर हुँ। में क्या होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अनीता जी, आपने बहुत ही विस्तार से आपके लेखन के बारे में बताया, महिलाओं के जीवन के बारे में बताया है और क्या आपने एक और बुक लिखी है, तो वो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? हाँ, मेरी जो किताब है, पहली किताब है, वो द लीप है। मैं दलीप, हाँ। नॉर्मली हाँ, शॉर्ट स्टोरीज़ ही लिखती हूँ, मगर एक हुँ, नॉवेल भी लिखा मैंने और एक बाद में भी एक आने वाली है। जो हुँ, लीप है वो भी ये एक मार्स पे जाने का एक मिशन है, जिसके हुँ, लिए हुँ। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, हम जाना चाहते हैं और हम उसके लिए परीक्षा अच्छा। देने को तैयार हैं। तो वो हुँ, दुनिया से काफ़ी लोग हैं जा रहे हैं। तो मेरी कहानी हुँ, कुछ 6 लोगों की है जो इस पूरे दुनिया में से 6 लोग हैं, जो जाना हुँ, चाह रहे हैं। तो वो भी कहानी जो है वो ये जानने की कोशिश है उसमें कि क्या हुँ, हुँ, है कारण उनके पिछली ज़िंदगी का, कि वो दुनिया को हुँ, छोड़ के एक दूसरे ग्रह पे जाने को तैयार हो रहे हैं। उनके साथ क्या घटा और उनकी क्या हुँ, सोच है। तो भले ही मार्स पे जाना मिशन एक बैकग्राउंड है, बट हुँ, अंततः मैं उसमें भी एक रिलेशनशिप्स लोगों के रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स और इमोशंस के बारे में ही वो कहानी है। बिल्कुल, बिल्कुल। नीता जी बहुत-बहुत अच्छे आपने जो
कि आज महिला दिवस है और इस दिन आपने बहुत ही अच्छी बातें कही। मैं चाहूंगी कि आपकी अनगिनत पुस्तकें आती रहें और हम मिलते रहें। मैं कर्मा फाउंडेशन और अहमदाबाद बुक क्लब की ओर से आपका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और और क्या कहूँ आपसे। हम मीता जी फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं भी कहना चाहूंगी। और मुझे जी बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने मेरी पुस्तक को पढ़ा और समझा। मैं जी मतलब इसके पहले कि हम इस सेशन को खत्म करें, मैं एक चीज है जो सब महिलाओं से कहना चाहती हूँ, मेरे सब बहनों से कहना चाहती हूँ कि हम जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हम सब में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा है। तो बिल्कुल हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने टैलेंट को बाहर निकालें। इसके लिए बिल्कुल। हमें थोड़ा-सा सशक्त होना पड़ेगा हमें, और हमें धीरज रख के ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे इसके लिए रास्ता निकालें। अगर हम थोड़ा-सा ज़्यादा सोचें इसको ढंग से, तो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल निकलेगा। और हमें हेल्प माँगने से भी अपने आप को नहीं रोकना चाहिए। ये बिल्कुल सही शायद बात। कहीं न कहीं बहुत सारी महिलाएँ ये सोचती है कि हम ये कहेंगे तो क्या होगा? हम कैसे हाँ। किसी और से सहायता माँग लें? मगर मेरे ख्याल हम्म। से ये नहीं सोचना चाहिए। थोड़ा हाँ। सहायता माँगे। मैं भी आप बिल्कुल लोगों से निवेदन करूँगी, मेरा फ़ेसबुक बिल्कुल है, इंस्टाग्राम पेज है। अगर आप बिल्कुल किसी को भी किसी तरह का कुछ है जो आप पूछना चाहती हैं, या बिल्कुल। आपकी कुछ कन्फ्यूज़न है कि मैं ये कैसे हम्म। करूँ, तो आप प्लीज़ आराम से मुझे पूछ सकती हैं। मैं बिल्कुल। यथासंभव कोशिश करूँगी कि उस पे कुछ रोशनी डाल सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम मिलते रहेंगे और आपकी और पुस्तकें आती रहे और हम इसी तरह उस पर विवेचन करते रहें। आपका बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। महिला दिवस की आप सबको बधाई। आप थैंक सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।